Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 6th of September 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. सबसे पहले हम चलते हैं प्रीवियस डे सेशन जो था उसके एमसीक्यूज पर, जिससे कि हम उसको रिवाइज कर सकें और अपने एग्जाम पर्पज के लिए कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से उस कॉन्सेप्ट को, उसके फैक्ट्स को रिटेन कर सकें। बिकॉज यू नो कि हमारे सेशन में ऐसा नहीं होता कि हम केवल न्यूज डिस्कस करें। हमारा पर्पज है कि आपको एग्जामिनेशन के लिए एग्जैक्टली वो कंटेंट मिले जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो देयर इज नो फॉर्मेलिटी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चलते हैं कि रिसेंटली लोथल वाज इन न्यूज ड्यू टू अ स्टडी बाय आईआईटी अहमदाबाद, व्हाट इट इज। आईआईटी अहमदाबाद और उन्होंने एक रिसर्च किया और इस पर स्टडी की। एक्चुअली क्या था कि जो लोथल है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके रिगार्डिंग में कई बार क्वेश्चन उठते थे कि वो इतना एडवांस सिविलाइजेशन नहीं था। उसका जो लोथल नाम का जो डॉकयार्ड था, उसको क्वेश्चन लगते थे कि भाई उसके हमारे पास में बहुत ज्यादा प्रूफ तो मिले। अब आईआईटी अहमदाबाद ने इस पर प्रूफ किया, एविडेंस निकाले उसके, तब जाकर के पता चला कि हाँ ये है। लोथल क्या है? एक्चुअली इट वाज एंशिएंट डॉकयार्ड। ये डॉकयार्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोथल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट? इंडिया के कौन से स्टेट में है ये? गुजरात में है। ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि लोथल इज एसोसिएटेड विद, तो कौन सी सिविलाइजेशन से एसोसिएटेड था? क्या ये अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन से था, या लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, या पैलियोलिथिक एंड प्री हिस्टोरिकल पीरियड? देखो अब क्वेश्चन क्या है, देखो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बिकॉज इसके लिए करेक्ट होगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज उसी से ये रिलेटेड था। ठीक है। मैं आपको देखो ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया है कि क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, ऑप्शन में आपको ना दिया जाए। दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि जो वैदिक पीरियड है वो कब स्टार्ट माना जाता है, कब से कब तक उसको हम मानते हैं वैदिक सिविलाइजेशन का जो एरा है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अनदर क्वेश्चन पर। मोहनजोदाड़ो इज फेमस फॉर, इस बार मैं आपको आंसर नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो इज फेमस फॉर, क्या है ये? कोई मॉडर्न फिल्म इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, या अ हड़प्पा साइट इन पाकिस्तान, अ वैदिक एज साइट इन उत्तर प्रदेश, अ हड़प्पा साइट इन इंडिया? जो मोहनजोदाड़ो के लिए इसके रिगार्डिंग में कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, जिससे कि मैं आपको आंसर बाद में बताऊं। एक्चुअली में ये एक हड़प्पन साइट है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, और कहां पे है ये? पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धौलावीरा इज करंटली लोकेटेड इन, कल मैंने आपको मैप पर धौलावीरा को भी दिखाया था। धौलावीरा कहां पर लोकेट करता है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान? ये भी आप बताइए कि ये कहां पे लोकेट करता है, जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए। एक्चुअली धौलावीरा इंडिया में लोकेट करता है, इसकी लोकेशन इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है ब्रुनेई में। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि विच इज लोकेटेड इन विच ऑफ द ओशियन में। जो ब्रुनेई है वो कौन से ओशियन में लोकेट करता है? बिकॉज इट्स एन आइलैंड कंट्री, और आइलैंड कंट्री है जो कि बोर्नियो आइलैंड पर ये लोकेटेड है। एक साइड से ये पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियन के अंदर इट मींस आंसर हो गया आपका पैसिफिक ओशियन में भी साउथ साइड चाइना जो सी वाला रीजन है उससे, और एक साइड से ये मलेशिया से कवर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। विच वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुनेई? जो कैपिटल सिटी है वो तो ऑलरेडी न्यूज में है, कल भी हमने आपको डिस्कशन में बताया था। प्राइम मिनिस्टर वहीं पर गए हैं, और कैपिटल का नेम है बंदर एसेरी बेगावन।
ये वहां की कैपिटल का नेम है। नेक्स्ट, कल हमने कृष्णा रिवर के बारे में भी डिस्कस किया था कि कृष्णा रिवर में फ्लड आए और फ्लड की वजह से बहुत सारे लॉसेस हुए। सो कृष्णा रिवर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न घाट्स या हिमालयाज या नन ऑफ दी अबव। सो एक्चुअली जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां से निकलती है कौन? कृष्णा रिवर। चलिए नेक्स्ट, अगर मैं चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं यहीं पर कि जो कृष्णा रिवर है, आप सबको पता है कि ये कृष्णा रिवर इस वेस्टर्न घाट से निकलती है और ऐसे फ्लो करते हुए ये जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। एक आंसर और मिल गया आपको कि ये कहाँ एंड होती है? बे ऑफ बंगाल में। सो यहाँ कौन से स्टेट से ये ओरिजिनेट करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश वगैरह कहाँ से ओरिजिनेट करती है? कौन से स्टेट से ये ओरिजिनेट करती है? ये आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सो कृष्णा रिवर ओरिजिनेट करती है वेस्टर्न घाट से। कृष्णा रिवर एम्प्टीज इट्स वाटर इन, अपना पानी, अपना वाटर कहां पर ये एम्प्टी करती है? तो ये एम्प्टी करती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब यहां देखो उन्होंने ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं। अरबियन सी नहीं, जितनी भी रिवर आप अगर ध्यान करें तो वेस्टर्न घाट से जो ओरिजिनेट करती है वो मोस्टली रिवर बे ऑफ बंगाल में ही जाती है। आप सबको पता होगा कि इंडिया में जो रिवर सिस्टम है मोस्टली रिवर्स हमारी बे ऑफ बंगाल की तरफ ही फ्लो करती हैं और एक्सेप्शनल केसेस में कुछ रिवर्स हैं जो अरबियन सी की तरफ आती हैं, जैसे कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, है ना। ऐसी कुछ रिवर्स हैं जो इधर आती हैं, अदरवाइज सारी रिवर इधर जाती हैं। सो कल मैंने आपसे क्वेश्चन और पूछा था कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों में से हाइट किसकी ज्यादा है? सो देखो हाइट ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट्स की ज्यादा हुई। क्यों? बिकॉज पानी हाइट से लो की तरफ जाता है, ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी जाता है, तो इट मींस वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है, इसीलिए वो पानी इधर जा रहा है। तो ये आंसर भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कल देख जो है कल वाले जो है सेशन में हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था। दूसरा उन्होंने कहा है सुंदरबंस का डेल्टा। नहीं, देखो कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश वाले रीजन में एंड हो जाती है, तो आंध्र प्रदेश में अगर मैप पर आपको बात करूं तो आंध्र प्रदेश तो यहाँ पे कहीं है और जो सुंदरबन का डेल्टा है वो यहाँ पे है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का जो जॉइंट वाला रीजन है उस रीजन में। सो कृष्णा रिवर तो इधर आती है, इधर नहीं जाती, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलिए और आंसर ले लेते हैं अपन। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये फिनिश हो जाते हैं। अब हम चलते हैं आज के लिए एक स्पेशल टॉपिक पर, और आज एक बहुत अच्छा सा वर्ड मेरे को मिला। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले क्या है। गेट द सैक। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा कीवर्ड मेरे को मिला। अब आप मेरे को बताइए ये क्या है। आप सब देख रहे होंगे कि भाई ये कोई बोरा है, सैक है। क्या है इसका मतलब? मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं इसको। ठीक है, क्या आपको इसका मीनिंग पता है? गेट द सैक अगर पता है तो इसका मीनिंग आप मेरे को कमेंट में बता दो। ठीक है, मैं आंसर करूं उससे पहले आप बता दो। चलो, वीडियो आप भले ही कब भी देख रहे हो कोई बात नहीं। अब देखो एक्चुअल में क्या है। जब हम गेट द सैक मींस, अगर मैं ये कहूं कि अब्दुल गॉट द सैक मींस अब्दुल को बोरा दे दिया किसी ने। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली में? इसका मीनिंग है किसी को जॉब से निकाल देना। और इस वर्ड को यूज इसलिए किया जाता है कि आज से बहुत टाइम पहले जब लोग जॉब करने के लिए जाते थे, जो लेबर वर्क करने जाते थे, वो अपने टूल्स ऐसे एक बोरे में रख करके ले जाते थे, अपने टूल्स लेकर के जाते थे। अब किसी रीजन से अगर उनको जॉब से निकाला जाता था तो उनको एक बोरा दे दिया जाता था कि ये लो भाई अपना ये सैक और इसमें अपने टूल्स रखो और घर जाओ। सो गेट द सैक मींस उसको टूल्स का जो बोरा है वो मिल गया, इसका मतलब उसको जॉब से निकाल दिया गया। सो गेट द सैक का ये मीनिंग होता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगह पर आपको कई बार क्लिक कर जाती है चीजें। जब इस वर्ड की मैंने हिस्ट्री पढ़ी बैकग्राउंड में तो भाई आया कहां से गेट द सैक। सो गेट द सैक जो यूज होता है किसी को जॉब से निकालने के लिए, और उसका जो बैकग्राउंड था वो ये था। चलिए अब हम चलते हैं
एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज मैं आपके साथ में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करूंगा और हम ज्यादा टॉपिक डिस्कस आज नहीं करेंगे, एक अच्छा सा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। कैसा इम्बैलेंस है? वर्टिकल है। और क्या है ये? फिस्कल मींस पैसे का जो इम्बैलेंस है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि इंडिया में जो गवर्नमेंट का सेटअप है, गवर्नमेंट का हमारा जो सेटअप है वो कैसा है? वो है फेडरल सेटअप है। फेडरल में क्या होता है? एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है? ये सेटअप होता है। अब यहां पर बात कर रहे हैं ये इम्बैलेंस की, और कौन सा इम्बैलेंस? फिस्कल इम्बैलेंस मींस जो रेवेन्यू है, जो टैक्स कलेक्शन है या उसका एक्सपेंडिचर है, उसमें हमको बैलेंस दिखाई पड़ता है। क्या? कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास अर्निंग की रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, जबकि स्टेट्स जो है उनके पास में एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। तो इस चीज में मींस इसके पास इनकम तो है 100 की और इसके पास इनकम है 60 रुपीज की, इसको खर्च करना पड़ता है 80 रुपीज। सो ये, और जबकि तो दोनों में देखो क्या दिख रहा है हमको? इम्बैलेंस दिख रहा है। सो एक तरफ हम कहते हैं कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है अपने अपने फील्ड में वर्क करने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनको फिस्कल के मामले में कई बार बहुत सारे इश्यूज झेलने पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये आर्टिकल इसी इशू को लेकर के है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखो यहां पर एक लाइन है कि 16th फाइनेंस कमीशन शुड बी टू एलिमिनेट वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। आप सबको पता होगा कि अभी करंटली 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। यहां पर ये रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई जो 16th फाइनेंस कमीशन है ये ऐसा रिकमेंडेशन लेकर के आए जिससे ये जो वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस है ये क्या हो जाए? ये खत्म हो जाए। आप सबको पता होगा कि जो फाइनेंस कमीशन होता है वो ये रिकमेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो टैक्सेशन है, जो रेवेन्यू है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मींस सेंटर से स्टेट के बीच में और स्टेट से स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, जो धन है, जो पैसा है, वो कैसे डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके लिए रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, कौन से आर्टिकल में इसका प्रोविजन है? ये कह रहे हैं कि भाई अभी जब जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसको ऐसी रिकमेंडेशन लेकर के आनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पैसे का जो इश्यू है कम ज्यादा का, उसको सॉल्व कर पाए। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आपसे कि 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, आप ये बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं। ये कह रहे हैं कि देखो फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स इन इंडिया असिमेट्रिकल। मिस असिमेट्रिकल है, सिस्टमेटिक नहीं है, उसमें एक तरफ ज्यादा बैलेंस है दूसरी तरफ कम है। तो जो बैलेंस है, डिसबैलेंस है, उसी को हम यहाँ पर क्या करें? असिमेट्रिकल है। अगर हम उसको कंपेयर करें वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के साथ में जहां पर फेडरल गवर्नमेंट के सेटअप हैं। फिर ये कहते हैं कि देखो 15 फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें उसकी रिपोर्ट की, तो उसने क्या कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो 61% का रेवेन्यू कलेक्शन उनके पास में होता, मींस जो है इनका एक्सपेंडिचर होता है 61% का, और उनके पास में जो इनकम होती है रेवेन्यू से वो 38% की होती है। सो ये क्या है? इम्बैलेंस है। बाकी का अब ये जो बचा हुआ है 61 और 38 के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो 23% का डिफरेंस है, ये कहां से फुलफिल होता है? आप कह रहे हो जब इनके पास में इनकम तो है 38% और खर्चा है इनका 61%, तो ये डिफरेंस कहां से पूरा होता है? तो 8 और 3 11 1 और ठीक है, ये कहां से पूरा होता है? तो ये जो डिफरेंस है ये पूरा होता है यूनियन गवर्नमेंट से। ये पैसा कौन देता है फिर स्टेट्स को? इस स्टेट्स को पैसा देता है यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखो इसी में ये द हिंदू का आर्टिकल था। इन शॉर्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टेट्स टू इनकर एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट ऑन ट्रांसफर फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। तो भैया जो स्टेट्स हैं उनको डिपेंड रहना पड़ेगा किनके ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, फिर बात करते हैं कि देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ वर्टिकल इम्बैलेंस। बस यही से निकल करके आती है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस की। मींस ऊपर से नीचे की तरफ जो पैसा आ रहा है यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ, यहां पर हमको दिखता है इम्बैलेंस। इसी इम्बैलेंस के ऊपर ये सारा का सारा आर्टिकल है। ठीक है, फिर हम आते हैं कि व्हाई शुड VFI मींस वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस, इसको कम क्यों करना चाहते हैं हम? कि पहला पॉइंट तो हमारे पास है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल ड्यूटीज है यूनियन गवर्नमेंट की एंड स्टेट गवर्नमेंट की, उनको डिवाइड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद उसको डिवाइड किया है। अब उसका हमको क्या क्या उसमें पॉइंट्स हो सकते हैं? पहली बात तो ये हो सकती है कि रेवेन्यू फ्रंट की अगर हम बात करें, रेवेन्यू के मैटर पर, तो देखो उससे मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ टैक्स कलेक्शन, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स है एंड अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बेस्ट कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। कि अगर हम उसकी एफिशिएंसी को बनाना चाहते हैं टैक्स कलेक्शन की, तो ये सारे के सारे टैक्स हमने किसको दे रखे हैं? इनका कलेक्शन दे रखा है हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि इनकम, ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है उसको स्टेट गवर्नमेंट लेती है या सेंट्रल गवर्नमेंट, कल पूछूंगा आपसे मैं। और इनकम टैक्स जो होता है, पर्सनल इनकम टैक्स, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है या स्टेट गवर्नमेंट लेती है? यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, फिर दूसरा कहते हैं कि देखो दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमको एक्सपेंडिचर को अच्छे से करने के लिए, एक्सपेंडिचर की मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने किसको दी है भाई? उससे हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं एफिशिएंसी ऑफ स्पेंडिंग को, तो वो हमने दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट्स को। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पीपल के साथ में ज्यादा नजदीक है भाई। यूनियन गवर्नमेंट है ना, यूनियन गवर्नमेंट ये नेशनल लेवल पर बैठी है, उसे नीचे आपके पास में स्टेट गवर्नमेंट बैठी है। वो थोड़ा पीपल के साथ में ज्यादा कनेक्ट है क्योंकि उसके पास में पुलिस है, बाकी सारे के सारे काम उसके पास में है, एग्रीकल्चर वगैरह सब वो लोगों से जुड़ी रहती है। और नीचे अगर हम जाएं तो फिर हमारे पास में पंचायती राज है। पंचायती राज में भी फिर हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, फिर जो है ब्लॉक लेवल पर है, और फिर उसके बाद हमारे पास में ये विलेज लेवल पर है। तो विलेज लेवल पर ज्यादा कनेक्शन है लोगों का गवर्नमेंट के साथ में। सो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर हमने कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है, तो स्पेंडिंग की दे दी है हमने किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये कह रहे हैं भैया अगर आपने स्पेंडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है तो इनको पैसा भी तो ज्यादा दो, क्योंकि खर्च ये ज्यादा करते हैं, इनको ज्यादा खर्चे की रिक्वायरमेंट होती है, रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट इनको ज्यादा होती है। तो ये इसकी क्या है, कुछ मेरिट्स हैं। फिर ये फाइनेंस कमीशन जो 15th था उसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो इस कमीशन ने क्या कहा कि इंडिया हैज हैड अ लार्जर एंड राइजिंग वर्टिकल इम्बैलेंस देन मोस्ट अदर फेडरेशंस। मींस वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में जो फिस्कल वर्टिकल इम्बैलेंस जो है उसमें हमारे यहाँ ज्यादा है इंडिया में, जबकि अदर में उससे कम है। जैसे अगर हम फेडरल कंट्रीज की बात करें, जैसे यूएसए भी फेडरल कंट्री है लेकिन हमसे ज्यादा फेडरल है वो। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ कुछ वैसा हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम और भी कंट्रीज से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंसेस थे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में पैसा कम, उनके खर्चे ज्यादा, और ये वाली चीज तो कोविड-19 वाले टाइम में और बढ़ गई थी। क्यों? उसके पीछे डिफरेंट रीजंस थे कि गवर्नमेंट की इनकम भी कम हो गई, बिकॉज बिजनेस कम हो गए, बहुत सारे व्यापार कम हो गए, बिजनेस एक्टिविटीज कम हो गई, तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं आया। लेकिन खर्च तो उनको लगातार करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी पुलिस को छुट्टी पे भेज दिया, ऑफिसर्स को जो है लीव पे भेज दिया, बोला नहीं अब तुमको सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि कोविड आ गया। नहीं, उनको तो लगातार जाएगा। हाँ, प्राइवेट इंडस्ट्री में ऐसा भले ही हुआ कि कोविड के टाइम पे उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट से बाहर कर दिया या उनकी सैलरी रोक दी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं कर सकती। तो कोविड टाइम पर भी ऐसा बहुत हुआ। ठीक है,
अब ये कहते हैं कि देखो जो फिजिकल इम्बैलेंस है ये फाइनेंस कमीशन के अंदर में आता है, तो अभी जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसको इस इश्यू को सॉल्व करना चाहिए, उस पर आगे आना चाहिए। अब आपको ये पता होगा, मैं पहले भी अभी जस्ट थोड़ी देर जब स्टार्ट किया था वीडियो तब हमने बताया था कि फाइनेंस कमीशन के पास में पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फंड है, टैक्स है, उसका कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करें। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हम टैक्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ये दोनों क्वेश्चन होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के बारे में ये आर्टिकल है ये कहता है कि देखो इन दोनों ही क्वेश्चंस पर फाइनेंस कमीशन को काम करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये आता है कि देखो कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे डायरेक्ट पैसा खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है। जैसे बहुत सारी जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, उनमें गवर्नमेंट सीधा पैसा दे देती है। मतलब कुल मिलाकर के मैं ऐसे कहूं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा देती है, ठीक है, उसमें एक तो वो डायरेक्ट टैक्स का जो पैसा आया उसको बांट दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स में आपस में पैसा डिवाइड हो गया स्टेट लेवल पर। दूसरा क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट से पैसा जाता है असिस्टेंस की फॉर्मेट में, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प करती है बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला दी है ना, या कहीं किसी स्टेट में फ्लड आ गया, कोई डिजास्टर आ गया, तो ऐसी इनके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती रहती है। हाँ ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब गवर्नमेंट हेल्प कर देती है तो लेकिन वो वाले इश्यू तो कभी कभी आते हैं ना, वो डेली तो नहीं आते, सो उसमें भी ये दिक्कत करते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये वाला एक्चुअल में इश्यू क्या है, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में जो फाइनेंस का इश्यू है, फिस्कल इश्यू है, पैसे का लेन देन का जो इश्यू है उसमें दिक्कत है। और क्या क्या दिक्कत है वो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं एक्चुअल में, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो। ठीक है, सो फाइनेंस कमीशन ऑल्सो रिकमेंड ग्रांट्स टू स्टेट्स इन नीड ऑफ असिस्टेंस अंडर आर्टिकल 70 to 75। तो उसमें भी ये कुछ ग्रांट्स के लिए जो है रिकमेंड करता है, तो वहां से भी इनको पैसा जाता है। अगर इसके कैलकुलेशन की हम बात करें कि भाई इसका कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन एक्चुअल में हम ये करते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है प्लस स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास में टोटल पैसा कितना आया और स्टेट गवर्नमेंट को कितना उन्होंने स्पेंडिंग की, कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास में चला गया, उससे डिवाइड कर देते हैं तो उसका एक रेशियो निकल करके आ जाता है। अगर वो रेशियो 1 से कम होता है तो इसका मतलब इम्बैलेंस है, और उस इम्बैलेंस को जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो फुलफिल करती है उनको पैसा ट्रांसफर करके। तो ये बात हो गई कि भाई इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक डेटा दिया हमको कि अगर हम पिछले कुछ डेटा की बात करें, सो 2015-16 से लेकर के 22-23 के बीच के डेटा की अगर हम बात करें तो जो डिवोल्यूशन था वो इतना होना चाहिए था कम से कम। मींस जो पैसा है गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट जब यूज कर रहा हूं मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कह रहे हैं कि जो टोटल कलेक्शन हुआ है ना, टोटल कलेक्शन हुआ, सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 100, तो ये कह रहे हैं कि उसमें से अराउंड इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, है ना, लेकिन वो नहीं मिला। तो इसी बात का तो क्या है, इम्बैलेंस है। ठीक है, वहीं पर ये कह रहे हैं कि अगर हम 14th और 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आपके पास जो पैसा आता है, 14th जो फाइनेंस कमीशन था उसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा कलेक्ट होता है उसका 42% उसे स्टेट्स को बांट देना चाहिए। 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 41% बांट देना चाहिए, जबकि जरूरत कितना, कम से कम इतना तो होना चाहिए। सो कुल मिलाकर के जो रिकमेंडेशंस निकल करके आती हैं इसके बेसिस पर तो जो आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि भाई अब फाइनेंस कमीशन को ये जो रिकमेंडेशन है
कि ये कभी 42% की करते हैं, कभी 41% की करते हैं। अब भाई इन सबसे ऊपर उठ जाओ, सीधा 50% का कह दो कि जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में टैक्स का कलेक्शन आएगा उसमें से 50% स्टेट्स को चला जाएगा और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बचेगा। ठीक है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, है ना, देखता हूं आप कितना बता पाएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है और कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल, और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन सा है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको बतानी है। बस मैं आपको कह देता हूं कि 10 से ज्यादा है और 15 से कम है, इनके बीच में है। ठीक है, ये आप बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच पैसे का कैसे लेन देन होगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है वो आपको बताना है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि भाई इसका हमारे पास इलाज क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है। सो इसका सीधा सीधा सा इलाज ये है कि भाई जो डिवोल्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो पैसा उनको बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट को जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है सिटीजन लेवल पर वो उसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, सो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो एक्सपेंडिचर का रिस्पॉन्स है भाई उनके ज्यूरिसडिक्शन में जो आता है, भाई सपोज करो कि यूपी है, उत्तर प्रदेश, अब उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो जो काम होंगे उसको यूपी ही तो करेगी, यूपी गवर्नमेंट ही तो करेगी, वहां पे जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी करेगी। सो भैया ये कह रहे हैं कि यू मींस सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, उसको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा डिवोल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट्स को करे। मींस फाइनेंस का क्या होना चाहिए, उसमें फेडरलिज्म हमको दिखनी चाहिए, उसमें हमको दिखना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जैसे कि अगर विलेज लेवल पर किसी गांव में कोई नाली टूट गई है, वहां पर किसी छोटा मोटा कोई रोड बनवाना है, इंटरलॉकिंग बनवानी है, गांव में पानी की व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए तो भाई कम से कम विलेज को फंड दे दो, वो अपने आप बनवा लेंगे। कि उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना पड़ेगा या उसके लिए पार्लियामेंट काम करेगी, तो कभी नहीं हो पाएगा वो तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का जो अपना काम है उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर करेगी, तो भैया उसको पहले से ही उतना पैसा दो, उसको फाइनेंस दो। और मैं तो ये कहता हूं कि केवल स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, स्पेशली जो विलेजेस हैं, जो ब्लॉक हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको डायरेक्ट बहुत सारा पैसा मिलना चाहिए, जिससे कि वो विलेज लेवल पर डेवलपमेंट को हैंडल कर सकें। बिकॉज नेशनल लेवल पर आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, अगर किसी गांव में, दिल्ली की किसी कॉलोनी में अगर उसके रोड्स खराब हैं, उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो आप कितनी भी बढ़िया पार्लियामेंट बनवा लो, कितने भी बढ़िया आप हाईवे बनवा लो, वो डेवलपमेंट उस आम आदमी के लिए, कॉमन पीपल के लिए किसी काम का नहीं है। और अगर आपको पता होगा अराउंड 70% पॉपुलेशन इंडिया की विलेजेस में रहती है, अगर 70% पॉपुलेशन हमारी डेवलप्ड नहीं है, उसके पास में फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या हम इंडिया को 100% डेवलप कह सकते हैं कि हमारी 70% सोसाइटी तो डेवलपमेंट से दूर रह गई और हम कह रहे हैं कि इंडिया डेवलप हो गया? नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, आप दिल्ली में ही जाकर के देख लो, बड़े बड़े शहरों के आउटर वाले रीजन में जाकर के देख लो कि वहां लोगों के पास में बेसिक अमेनिटीज नहीं है। करोल बाग कितना पॉश एरिया है, लेकिन जरा सी बरसात आने के बाद यहाँ की सिचुएशन देखो आप कि गटर का पानी उसमें से क्या क्या निकल करके सड़कों पर तैरने लग जाता है। सो हम बहुत बड़ी बुलेट ट्रेन ले आए, मेट्रो चला दें, हाईवेज बना दें, एयरपोर्ट्स बना दें, लेकिन जो लोग जहां पर रहते हैं अगर वहां की अमेनिटीज ठीक नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसका कोई मैटर नहीं रह जाएगा। सो स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनको ज्यादा रेवेन्यू फंड मिलना चाहिए। सो दिस वाज फॉर टुडे, और हम इस पर कल में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, तो आप इस टॉपिक को एक बार ऑलरेडी खुद से पढ़ करके आ सकते हैं कल जब आप वीडियो में जो है इसको वॉच करें। तो कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय बाय वेरी मच।